बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। तो आज आप सब पढ़ने वाले हैं पद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर, जो पाठ 13 है। इस पाठ का नाम है गांव का घर। संपूर्ण व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हम सब प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है। बहुत खुशी की बात है कि पद्यखंड समाप्त हो गया। पाठ 13, पाठ का नाम गांव का घर, रचनाकार ज्ञानेंद्र पति। इनका ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। मतलब कवि की याद में घर का जो चौखट है आज भी इतना लेखक याद कैसे किए हैं, मतलब क्या कारण है। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है कि घर का चौखट चंचल है। घर का चौखट क्या है? चंचल है, जिसके भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खांसना और खराव खटकाना पड़ता था। यह हमारे गांव का संस्कार है कि बुजुर्ग यहाँ आते थे ना, तो चौखट से के पहले ही बुजुर्गों को खांसना ऐसे करना पड़ता था। यह खराव चप्पल टाइप से होता है, लकड़ी का बने होता है, वो खटखटाते थे, बजाते थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है कि आज वो पंच परमेश्वर खो चुका है। आज गांव में पंचायती भी होता है तो ठीक तरह से नहीं होता, सब समाप्त हो चुका है। लोग अब कोर्ट पर, अदालत पर, पुलिस पर भरोसा करने लगा है। ये पंच पर किसी को भरोसा नहीं रहा, ये सब खो चुका है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? लोग इतना चिंतित क्यों है? उसका उत्तर है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है कि पहले के समय में पंच परमेश्वर के रूप में अर्थात भगवान के रूप में होते थे। पंच परमेश्वर के रूप में, पंच परमेश्वर अर्थात भगवान के रूप में होते थे। निष्पक्ष पंचायती करते थे, मतलब किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष पंचायती करते थे। लेकिन आज मुंह देखी पंचायती होती है, इसीलिए लोग इतना चिंतित हो गए हैं। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। यह आवाज़ क्यों नहीं आती है बताइए। कि आवाज़ भी नहीं आती है, न आवाज़ की रोशनी आती है कि कहाँ से आवाज़ हो रहा है, न रोशनी की आवाज़ आती है। आवाज़ क्यों नहीं आती बताइए। उसका उत्तर होगा कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। यह आवाज़ इसलिए नहीं आती कि अब पहले जैसा समय नहीं रहा। लोग नाच ड्रामा अर्थात अपना अभिनय नहीं दिखाते, सब अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। ठीक है। आइए 4 नंबर देखते हैं। और क्वेश्चन है कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़। बात समझिए कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़, इन दोनों बातों का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का अर्थ है कि आवाज़ के अंदर छिपी ताकत। मतलब जो आवाज़ व्यक्ति नहीं निकाल पाता, लोग मतलब इसकी जो अगर वो आवाज़ निकाले तो उसके अंदर जो छिपी ताकत है वो लोगों को दूर से सावधान कर दे या व्यवस्था को बदल दे। क्या होता है ना कि बहुत सारे व्यक्ति जो है बोलते नहीं हैं, जिनके कारण उनका होने वाला काम भी नहीं हो पाता है, और बोलने वाले लोग का काम कहीं भी हो जाता है। ना कहते हैं कि ये बोलते टाइम में ये ना है, वही सब का काम ना हो खले। और जो बोलने वाला है ना, जिसका नंबर 10 नंबर पर आने वाला है, लाइन में लागल है, और जो बोलने वाला है वो का पहले ही काम हो जाता है, और जो ना बोलने वाला है 1 नंबर पर लगा होगा लाइन में, तो उसका काम 10 नंबर पर होता है। वहीं की आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ में क्या अर्थ है? तो यही अर्थ है कि आवाज़ के अंदर छिपी ताकत। आवाज़ के अंदर छिपी ताकत। अगर पूछे कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ क्या है, तो कहिएगा इसका अर्थ है कि आवाज़ के अंदर छिपी ताकत, जो लोगों को दूर से ही सावधान कर दे या व्यवस्था को बदल दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। क्वेश्चन कहता है कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में बिना गाए और
बिना सुने हुए शोक गीत की चर्चा है। मतलब किस शोक गीत की चर्चा है? तो कविता में गाय और कविता में गाय और बिना सुने हुए शोक गीत की चर्चा है, अर्थात कि लेखक के कहने का आशय यह है कि एक समय था जब गांव में ऋतु महीनों त्योहारों आदि से संबंधित गीत गूंजा करते थे। मतलब पुराने समय की बात है। हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के गीत। बरसात में बरसात के गीत, लोग रोपनी कर रहा है गीत गा रहा है, ओठ कपा रहे गीत गा रहा है, भादों में आश्विन में कार्तिक में वगैरह हर मौसम में हर महीना हर ऋतु हर ऋतु जैसे बसंत ऋतु हो उसमें अलग गीत, वर्षा ऋतु हो अलग गीत, गर्मी ऋतु हो उसमें अलग गीत, और ठंडी ऋतु हो, सब में अलग अलग प्रकार के गांव में गीत होता था। हर महीने में अलग अलग, रोपनी के समय, धान काटने के समय, मतलब कोई भी काम करते समय हर महीने में भी अलग अलग प्रकार के गीत। हर त्योहारों पर, छठ पर अलग, दुर्गा पूजा पर अलग, दीपावली, होली, इस सब में अलग अलग प्रकार के गीत होता था। संबंधित गीत हमारे गांव में गूंजा करते थे, लेकिन करते थे, आज नहीं गूंजा करते। समय जितना ही मॉडर्न आता जा रहा है, लोग इस सब चीज़ों को भूलता चला जा रहा है। आगे कहते हैं कि आज कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। आज कहाँ कुछ सुनने को मिलता है। इसे ही शोक गीत कहकर संबोधित किया है। शोक मतलब मर जाने के बाद जो गीत होता है वो बात नहीं समझिएगा। लेखक शोक कहते हैं कि मतलब ये शोक की बात है, उदास की बात है कि गांव में पहले के समय ऐसा था कि हर ऋतु में, हर महीने में, हर त्यौहार में अलग अलग प्रकार के गीत लोग गाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है। अब तो शादी ब्याह इस सब के मौका पर लोग साउंड वगैरह में ही गाए हुए गीतों को बजा दे रहे हैं। लेकिन वो जो औरत गांव की गाती थी उसका बात ही अलग था। वो पुरुष जो हल जोतते समय, नाव खेते समय, रोपनी करते समय गाते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन सब पुराने समयों में होता था, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग इसीलिए लेखक उसको शोक गीत कहते हैं कि आज मतलब दुख की बात है, गीत समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। मतलब समझिए कि एक समय था कि लोग क्या होता था ना, एक समय था कि होता था कि गांव में सर्कस आते थे। क्या आते थे? सर्कस। और वो 2 दिन 3 दिन लोगों को दिखाता था, उसके बदले में अनाज रुपया वगैरह वो सबको भी हो जाता था। लेकिन अब गांव में कहीं भी सर्कस देखने को नहीं मिलता है। यह अब धीरे धीरे मानो तो समाज से मर गया। सर्कस अभी नहीं करता गांव में। कितना दिन देखे सर्कस को? पहले हमेशा आता था, पर किस कारण से मारा होगा, किस कारण से नहीं आता है बताइए। तो कहिएगा सर्कस का प्रकाश बुलौआ निम्नलिखित कारणों से मारा होगा। इसके एक कारण नहीं कहा जा सकता, कई कारण से वो धीरे धीरे समाज से दूर होता चला गया होगा। वो कारण को देखते हैं। तो सबसे पहले है कि समय परिवर्तन के कारण समय बदला। लोगों के पास अब उतना समय नहीं है वो सब देखने के लिए। सब लोग अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हो चुके हैं। ये ज़माना जितना एडवांस होगा, लोग उतने ही ज़्यादा बिजी होते चले जाएंगे। तो समय परिवर्तन के कारण सर्कस के प्रति लोगों की रुचि धीरे धीरे समाप्त होती चली गई होगी। मतलब लोगों की जो रुचि है ना, समय बदलता गया, लोग सब बिजी होते चले गए, व्यस्त होते चले गए। अब लोगों का रुचि मर गया। एक ऐसे सर्कस देख चल अपना काम छूटे थे, सब ऐसे सब लोग मतलबी हो गए। अपने काम को सोचते हैं, अपना मतलब देखते हैं। इस सर्कस को देखने का किसी के अंदर रुचि ही नहीं है। इस कारण से मारा होगा, इस कारण से समाप्त हो गया होगा। दूसरा कारण, सभी कलाकारों को आर्थिक संकट हुआ होगा। या तो ये भी हो सकता है कि जितने भी कलाकार थे वो तो उसका कमाने का, अपना पेट पालने का उसका क्यों काम था? सर्कस दिखाना, लोगों उसके बदले में अनाज या रुपए पाना। लेकिन हो सकता है कि दिखाने के बाद भी उसको सबको ज़्यादा चावल वगैरह या पैसा ना मिला होगा, तो आर्थिक संकट हुआ होगा। सोचा हुआ इस काम को छोड़ देते हैं, उससे बढ़िया कमा लेंगे, दूसरा काम करेंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण है विज्ञान के कारण, अर्थात जैसे टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, सिनेमा आ गया,
ऑर्केस्ट्रा के कारण अब सर्कस पर कोई ध्यान नहीं देता होगा। अब लोग घर में अपना टीवी देखेगा कि समय गंवा कर वो कहीं गांव के खलिहानों में जाकर वो सर्कस देखेगा? नहीं। मोबाइल में लोग इतना बिजी है कि वो सर्कस देखने के पास किसी का टाइम ना हो। या तो सिनेमा में 3 घंटा जाकर देख लेता होगा, सर्कस देखने को उससे मन ना करता है लोगों का। या तो ऑर्केस्ट्रा के कारण अब ऑर्केस्ट्रा देखेगा कि सर्कस, तो कोई लोग ऑर्केस्ट्रा को चुन लेगा, सर्कस को कोई चुनेगा नहीं। बस इसी कारण से क्या हुआ होगा ना कि ये सर्कस मरा होगा, अब कोई देखने नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? गांव के घर की जो रीढ़ है, पीठ के पीछे का जो हड्डी है वो रीढ़ क्यों झुरझुराती है? इस झुरझुराहट के कारण क्या है? गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुरा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि गांव के घर की रीढ़ इसलिए झुरझुरा रही है क्योंकि बढ़ते शहरीकरण के युग में उन्हें नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। मतलब अब लोग इतना ना शहरीकरण, जाके लोग शहर में रहने लगा है, शहरीकरण का युग आ गया है, समय आ गया है, दिन आ गया है। अब गांव में कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है, सब चाहता है कि हम शहर में रहे, शहर भागे। इसी कारण गांव की अब रीढ़ क्या हो रही है, मानो तो झुरझुरा रही है, कमज़ोर हो रही है। समझ गए? और उनके लिए अपनी संस्कृति को बचाना बहुत कठिन है। किनके लिए? जो सोचता है कि गांव में कथी है, चलो अब हम जाके शहर में रहते हैं, उसके लिए यह संस्कृति बचाना बहुत ही कठिन है। इसका निम्नलिखित कारण है। अब बताइए, अब जो लोग हैं वो सोचते हैं कि गांव में क्यों रहा जाए, गांव में क्या है, चलो शहर में चलते हैं, तो गांव की रीढ़ इसीलिए झुरझुरा रही है। उसके बाद लोग सब शहरीकरण हो गए, सब कोई शहर में रहना चाहता है, इसीलिए गांव की रीढ़, गांव में कम लोग बस रहे, मानो तो गांव की रीढ़ ही समाप्त हो रहा है। इसके कई कारण हैं, इसके कारण देखते हैं। पहला कारण है कि शहरीकरण के इस युग में मनुष्य जंगलों को लगातार करता जा रहा है। अब बताओ, शहर जितना आबादी बढ़ेगा उतने पेड़ पौधा कोई सबको कटना होगा, उतने पेड़ पौधा कटेंगे। इस कारण गांव की रीढ़ अब झुरझुरा रही है। दूसरी, एक समय था जब गांव का झगड़ा गांव में निपटा देता था, लेकिन अब न्यायालय जाने लगा है। पहले कोई भी झगड़ा होता था गांव में पंच बैठता था, अब पंच 5 आदमी, इसीलिए उसका नाम पड़ा पंच। 5 आदमी मेन चुनाता था कि कोनो का झगड़ा कि 5 गोरा बैठ के विचार करेगा। 5 आदमी को एक पंच कहा गया। पंच को परमेश्वर, भगवान माना जाता था कि भगवान किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा, जो सही बात है वही बोलेगा। तो अब पहले गांव को पंच पर भरोसा था, लेकिन अब पुलिस पर, कोर्ट पर, अदालत पर भरोसा है। इस तरह से गांव की रीढ़ झुरझुरा रही है। इसके बाद है कि गांव में आधुनिक होने का होड़ लगा है। गांव के लोग भी चाहता है कि अब हम शहर की तरह होए, शहर की तरह कपड़े पहने, शहर की तरह बोले, शहर की तरह सब कुछ हो। खेती करना कोई नहीं चाहता, गांव में रहना नहीं चाहता। इस कारण से इसकी रीढ़ झुरझुरा रही है। आगे हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि कविता में कवि की कई स्मृतियाँ दर्ज हैं, उन स्मृतियों के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि, इसका उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित गांव का घर शीर्षक पाठ से संकलित है। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हाथी अपनी बाहरी दांत को खोकर अपनी सुंदरता और मूल्य दोनों खो देते हैं, उसी प्रकार आज गांव के अपनी सारी परंपराएं धीरे धीरे सौंदर्य। कहने का मतलब है कि जो है हाथी होते थे ना, क्या हाथी तो ये हाथी अपनी बाहरी दांत को मान लो अगर खो दे तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। हाथी के बाहरी दांत खाने के लिए नहीं होता है, वो सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है, और उसका मूल्य, सुंदरता और मूल्य दोनों खत्म हो जाएगा हाथी का अगर बाहरी दांत खत्म हुआ तो। उसी प्रकार आज गांव की अपनी सारी परंपरा लोग धीरे धीरे खो रहा है, तो गांव का सारा सौंदर्यहीन हो गई है।
लोग जितना शहरीकरण होने का सोचेगा उतना ही गांव धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। गांव की रीढ़ समाप्त होती चली जाएगी, गांव की सुंदरता नष्ट होती चली जाएगी। गांव की सुंदरता गांव 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 बनने में ही है, गांव की तरह रहने में ही है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चौखट, भीत, सर्कस, घर, गांव। चौखट गांव के घर का चौखट, भीत मतलब भीत के घर, माटी के घर, सर्कस जो गांव में दिखाने आते थे, घर और गांव, और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता आप कितना सही मानते हैं। मतलब जो लेखक है ना इसमें, वो गांव के चौखट याद करते हैं घर के, कि क्या कि एक समय था कि बड़े बुजुर्ग चौखट पार करके घर में भी ना घुसता था। चौखट के बाहर वो मतलब खराव खटखटाते थे। जो चप्पल होता है, चप्पल पहनने वाला, वो खराव खटखटाते थे, बुलाते थे, वो भी बिना नाम रखे। भीत के घर था और उसमें सुकून था। आज छत वगैरह ईंट पत्थर के, फिर भी उसमें सुकून नहीं है, लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। सर्कस आता था, सारे काम छोड़ के गांव में किसी खलिहान में जाते थे, बहुत सारे लोग जमा रहते थे, वहाँ देखते थे। वो घर, वो गांव, इस सब की बात लेखक याद करके चिंता करते हैं। आप कितना सही इसे मानते हैं, आइए उसको देखते हैं। कविता में कवि की कई स्मृतियाँ मतलब यादें, स्मृतियाँ करता यादें। कविता में कवि की कई स्मृतियाँ यादें दर्ज हैं, जैसे गांव के घर के चौखट, खराऊ, मेन दरवाजे के अदृश्य पर्दे, बूढ़े ग्वाला दादा, पंच परमेश्वर, ये सब। आगे कहते हैं कि स्मृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब यादें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यादें ही रह जाती हैं। जब भी आती है ना क्या यादें, सभी घटित पुरानी नज़र आने लगती हैं। जो भी हम खेले हैं मानो हमारे आंखों के सामने चलने लगता है। किसी को खुशी तो किसी को गम दे जाती हैं, ऐसी होती है यादें। तो लेखक को गांव के याद आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है, मतलब जिन चीज़ों का जो चीज़ समाप्त हो चुका है, और जिनके लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कि 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन चीज़ों का विलुप्त हो चुका है और जिनके लिए शोक है, मतलब बहुत चीज़ है जो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जैसे भीत के घर, सर्कस वगैरह वगैरह, गांव के सभी उनकी, और जिनके लिए शोक है, जो समाप्त हुआ, जिनके लिए दुख हो रहा है कि काश समाप्त नहीं होता, उसकी एक सूची बनाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। कि जिन चीज़ों का विलुप्त हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है, अब वो आने वाला नहीं है, और जिनके लिए शोक है, उनकी देखिए, मतलब जिनके लिए दुख है कि काश समाप्त ना होता, उनकी एक सूची देखिए। कह रहे कि चौखट, भीत, सर्कस, घर, गांव, और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को हम बिल्कुल सही मानते हैं। हम लोग भी पहले की बातें याद करते हैं, और कवि की चिंता हम बिल्कुल सही मानते हैं। भले ही विज्ञान आज कितना भी प्रगति कर ले, लेकिन पीछे कुछ छूटा हुआ हमें भावुक कर देते हैं। वो दोस्त, वो खेल, वो प्यार, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, पीछे जो कुछ छूट गया है ना, वो हमें भावुक कर ही देते हैं। अतः गांव से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक लोग हैं, उसे ऐसा सोचना स्वाभाविक है। गांव में जितने लोग रहे हैं, जितने लोग निवास करते हैं, जो गांव में खेले हैं, वो सब ऐसे भावुक हो ही जाएंगे याद आने पर गांव के। आप लोग भी भावुक हो जाते होंगे, जो पहले गांव में हुआ करता था। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ, और संपूर्ण पाठ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस लेकर आ रहे हैं। इसको बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा, इसी में से 100% पूरा लग जाएगा आप सबका। ठीक है, मिलेंगे VVI क्वेश्चन में। जय हिंद।